हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज मिश्रा आपके सामने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता के अंत की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को इससे पहले जो कि प्रस्तावना पढ़ाया था, अब मैं उस चैप्टर को आगे लेकर के चल रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैप्टर्स को बहुत अच्छे से सुनिए ताकि आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन लोगों तक ये जो है ये चैप्टर्स पहुँच सकें। तो आज हम लोग बात करते हैं बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार के बारे में क्या था? जिस समय दो बड़ी महाशक्ति यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जब शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध के समय पर क्या हुआ था कि उस समय जर्मनी में भी एक घटना हो रही थी, और जर्मनी जब एक घटना हो रही थी तो जर्मनी में यानी कि जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया था। अब दो भाग कौन कौन से थे आप लोग अच्छे से जानते हो कि अगर मैं बात करता हूं जर्मनी दो भागों में बट गया था, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। यानी क्या बताया मैंने आपको, जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध के सरगर्म दौर में क्या होता है, जब बर्लिन की दीवार को खड़ी की गई तो इसका मतलब जर्मनी दो भागों में बट गया, एक पूर्वी जर्मनी था, एक पश्चिमी जर्मनी था। तो इनके बीच में एक दीवार खड़ी दी गई। तो ये जो दीवार खड़ी की गई थी इसी का नाम था बर्लिन की दीवार। और इस बर्लिन की दीवार को सन 1961 में खड़ा किया गया। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर के अंदर जब जर्मनी दो भागों में बढ़ गया था, तो एक था पूर्वी जर्मनी, एक था पश्चिमी जर्मनी, और बीच में एक दीवार खड़ी कर दिया गया और उस दीवार का नाम था बर्लिन की दीवार। और बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया 1961 में। तो उसके बाद क्या होता है बच्चा, उसके बाद जो पश्चिमी जर्मनी था उसने पूंजीवाद को अपनाया, यानी कि यूएसए, और जो पूर्वी जर्मनी था उसने साम्यवाद को अपनाया, यानी कि यूएसएसआर। तो इसी तरीके से अब जो पश्चिमी जर्मनी था उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, यानी उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो इतनी तेजी से बढ़ने लगी, तो पश्चिमी जर्मनी की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन जो पूर्वी जर्मनी थी इसकी अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई, इसकी अर्थव्यवस्था रुक गई। और रुकने के बाद इन्होंने देखा पूर्वी जर्मनी ने कि भाई हमसे सही तो पश्चिमी जर्मनी है, जिसने अमेरिका के पूंजीवाद को अपनाया, और अपनाने के बाद उसने क्या किया, उसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया। जबकि पूर्वी जर्मनी जो कि उसने यूएसएसआर के साम्यवाद को अपनाया, उसकी अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई। तो पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 28 साल बाद, यानी पूर्वी जर्मनी की जनता ने 28 साल बाद 9 नवंबर 1989 को 28 साल बाद 9 नवंबर 1989 को दीवार गिरा दिया। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला उसको समझिए। मैंने भी बोला कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो भागों में बट गया, एक पूर्वी जर्मनी है और एक पश्चिमी जर्मनी। जो पश्चिमी जर्मनी था उसने यूएसए के पूंजीवाद को अपनाया, जो पूर्वी जर्मनी था उसने यूएसएसआर के साम्यवाद को अपनाया, और बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई। दीवार का नाम क्या था? बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार सन 1961 में खड़ी की गई, और जब 1961 में खड़ी की गई थी तो जो पश्चिमी जर्मनी था उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन जो पूर्वी जर्मनी था उसकी अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हुई। तो पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 28 साल बाद, याद रखिएगा 28 साल बाद 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया, और गिराने के बाद से जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी जर्मनी फिर एक हुआ, और इसने जाकर के अमेरिका के पूंजीवाद को अपना लिया। तो आज मैंने आपको एक ग्राफ के तौर पे मैंने आप बताया, अब हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो सुनिए, जब शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में एक बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, और ये दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसको माना गया? तो बर्लिन की दीवार को माना गया। बर्लिन की दीवार जो कि एक पूंजीवादी दुनिया और एक साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजित हो चुका था। अभी मैंने आपको बताया कि जो पूंजीवादी की बात करेंगे तो वो यूएसए है, और जो साम्यवाद की बात करेंगे वो यूएसएसआर है। तो इनके बीच में इसका विभाजन हो चुका था। जब विभाजन हुआ तो विभाजन जो हुआ तो दीवार से हुआ। तो जो बर्लिन की दीवार थी वो सब 1961 में खड़ी की गई। तो 1961 में जब बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, तो ये दीवार जब 1961 में खड़ी की गई तो एक बनाया गया पश्चिमी बर्लिन और एक बनाया गया पूर्वी बर्लिन, यानी कि पश्चिमी जर्मनी। एक था पश्चिमी जर्मनी और एक था पूर्वी जर्मनी। 1989 में इस दीवार को क्या कर दिया गया था? गिरा दिया गया था। आगे चलते हैं। अब ये बर्लिन की जो दीवार थी वो 150 किलोमीटर से अधिक लंबी थी, यानी जो बर्लिन की दीवार थी ये
कितना 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी और ये 28 वर्षों तक खड़ी रही। और जनता ने, कौन सी जनता ने? पूर्वी जनता ने, यानी पूर्वी जर्मनी की जनता ने कब? 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1989 को दीवार गिरा दिया। और गिराने के बाद से क्या हुआ? और गिराने के बाद से जर्मनी का एकीकरण हुआ। और जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसने क्या किया? तो उसने यूएसए के पूंजीवाद को अपनाया और साम्यवाद की समाप्ति शुरुआत हो गई। तो ये चीज क्लियर हो गया। अगला आपके सामने आता है जो कि मुझे लगता है, उम्मीद है आपको अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। सोवियत प्रणाली। अब सोवियत प्रणाली क्या है बच्चा? सोवियत प्रणाली के बारे में यह था कि सन 1917 में रूस की क्रांति हुई। और जब 1917 में जब रूस की क्रांति हुई 1917 में, तो उसमें क्या हुआ? समाजवादी सोवियत गणराज्य बना, यानी यूएसएसआर बना। तो सन 1917 में जब रूस में 1917 में जब क्रांति हुई थी तो इन्होंने समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर अस्तित्व में आया। और यह क्रांति किसके खिलाफ थी? तो यह क्रांति पूंजीवाद के विरोध में हुई थी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो मैंने आपको बताया कि रूस में सन 1917 में क्रांति हुई, और जब 1917 में क्रांति हुई थी तो किसके विरोध में हुई थी? तो ये विरोध में हुई थी पूंजीवादी व्यवस्था के। और इन्होंने क्या अपनाया था? यूएसएसआर, सोवियत संघ। ठीक है। और सोवियत संघ का मेन उद्देश्य था समता मूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित, यानी कि ऐसी जरूरत जहां पर समाज में सभी लोगों का भला हो सके। तो इनका मुख्य उद्देश्य था समता मूलक विकास करना। अगला आता है कि सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य, यानी हुआ क्या कि जो सोवियत प्रणाली के जो निर्माता थे उन्होंने पार्टी की संस्था को प्राथमिकता का महत्व दिया गया। यानी उन्होंने दो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया, एक राज्य को सबसे इंपॉर्टेंट दिया और दूसरा इन्होंने पार्टी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। यानी सोवियत संघ प्रणाली, सोवियत संघ के निर्माता थे, उन्होंने दो को सबसे इंपॉर्टेंट दिया। पहला क्या था? उन्होंने राज्य को, और दूसरा क्या था? पार्टी को सबसे अधिक महत्व दिया। और वहीं पे कौन सी पार्टी थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी और एक ऐसी पार्टी जो 70 साल तक उसने क्या किया? शासन किया। अगला आता है कि यह अर्थव्यवस्था कैसी थी? योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। यानी सोवियत संघ में जो अर्थव्यवस्था बनाई गई थी, योजना, यानी कि योजनाबद्ध का मतलब कि प्लान, यानी कि प्लानिंग करके बनाया गया था। और यही नहीं, बल्कि वो किसके नियंत्रण में थी? राज्य के नियंत्रण में थी। तो मैंने आपको बताया कि जो सोवियत संघ है वो क्या है? साम्यवादी है। और साम्यवादी का मतलब क्या होता है? जो सरकार के नियंत्रण में है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए। यानी मैंने क्या बताया? दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए थे। और सोवियत संघ की सेना ने इन्हें फांसीवादी सेना से, चंगुल से मुक्त करा दिया। यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में किसका, यानी वहां पर फांसीवादी सेना थी, जो कि पूर्वी यूरोप को फांसीवादी सेना से मुक्ति किसने दिलवाई? तो वो दिलवाया था सोवियत संघ ने। तो एक बार और पढ़ेंगे, आगे जल्दी चलते हैं। रूस में सन 1917 में एक समाजवादी क्रांति हुई जिसे यूएसएसआर बोला गया। ये जो क्रांति हुई थी ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद का मेन था समता मूलक समाज की जरूरतें से प्रेरित थी, उसका विकास करना था, सभी लोगों का विकास करना था। और अगला ये बताया गया कि अर्थव्यवस्था कैसे बनाई गई, एक योजनाबद्ध था, एक प्लानिंग करके इस अर्थव्यवस्था को बनाया गया, जो किसके नियंत्रण में थी? जो सरकार के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो पूर्वी यूरोप था उसमें फांसीवादी सेना थी, तो फांसीवादी सेना के चंगुल से आजादी किसने दिलवाई? तो सोवियत संघ ने। तो सोवियत संघ ने क्या किया? उसमें उनकी फांसीवादी ताकतों को उससे मुक्ति दिलवाई और उसके बाद से जाकर के पूर्वी जो यूरोप था वो क्या हुआ? वो धीरे धीरे सोवियत संघ का सदस्य बनता चला गया। जैसे कि अभी क्या नाम था कि पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ये जितने भी देश थे ये सारे के सारे देश जो थे वो सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा। भाई आप सबको पता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो थी वो एक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सभी को मालूम है। लेकिन उसके बाद जब ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी तो अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी।
यानी मैंने आपको बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो जब महाशक्ति के रूप में उभरा, तो अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सभी देशों की अर्थव्यवस्था से कई ज्यादा मजबूत थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, जैसे आवागमन जो भी होता था वो बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, उसके पास खनिज था, तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद शामिल थे। तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा। तो क्या बताओगे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। यानी अमेरिका के बाद जो अर्थव्यवस्था विकसित थी वो सोवियत संघ की थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, और यही नहीं, उसके पास क्या क्या था, विशाल ऊर्जा संसाधन था, उसके पास खनिज थे, उसके पास तेल थे, और यही नहीं, उसके पास इस्पात और मशीनरी उत्पाद शामिल थे। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके, दूर दराज जो दूर दूर तक थे, आवागमन वो बड़े सुव्यवस्थित थे, योजना करके बनाए गए थे, विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अब सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग। अब घरेलू उपभोक्ता उद्योग को समझो। सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग है वो बहुत ज्यादा उन्नत थी। यानी वहां पे उपभोक्ता वस्तुएं में आप सबको पता है जो जरूरत की चीजें होती हैं, उसके बाद वहां पे पिन से लेकर के कार्ड तक की सभी चीजों का उत्पादन वहां पे होता था। तो वहां पे कई सारी चीजों का उत्पादन किया गया। और यही नहीं, सोवियत संघ की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन सुनिश्चित किया। अब न्यूनतम जीवन का मतलब क्या होता है, जैसे उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, उनकी सुविधाओं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण की जैसी चीजों पर रियायती दरों पर उपलब्ध कराया। यानी उनको शिक्षा कम स्तर पे मिलेगी, उस पर छूट मिलेगा। फिर उसके बाद से कई प्रकार की चीजों का निर्माण किया गया। उसके बाद क्या किया गया, और यह भी बोला गया कि बेरोजगारी नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सोवियत संघ के अंदर बेरोजगारी नहीं थी। सोवियत संघ में किसी प्रकार की कोई बेरोजगारी नहीं थी। अगला, जैसे मैं एक बार आपको दोबारा से करवाता हूं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कैसे महाशक्ति के रूप में उभरा, तो आप लोग बड़ी ध्यान से देखिएगा कि मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। और जब महाशक्ति के रूप में उभरा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की कई ज्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली काफी उन्नत थी। वहां पर हमें क्या क्या पाया गया, तो वहां पे हमें विशाल ऊर्जा संसाधन पाए गए, खनिज पाया गया, तेल पाया गया, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद शामिल थे। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके आवागमन बड़े सुव्यवस्थित थे, प्लानिंग करके बनाए गए थे। और यही नहीं, उसके बाद से इन्होंने सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग काफी अच्छा था, बहुत अच्छा था इनका घरेलू उपभोक्ता उद्योग। तो उसके बाद से इन्होंने पिन से लेके कार्ड तक की सभी चीजें बनाई। यानी सोवियत संघ अपने देश में हर एक छोटी छोटी चीजों का निर्माण करता था। सोवियत संघ की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन सुनिश्चित किया, जो मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सभी चीजों के लिए उन्होंने रियायती दरों पर उपलब्ध कराया ताकि हर एक गरीब व्यक्ति उन चीजों को खरीद सके। और सबसे लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ के अंदर बेरोजगारी नहीं थी। तो ये सोवियत संघ के अंदर जो थी बेरोजगारी नहीं थी। आगे टॉपिक हमारा आता है, वो आता है सोवियत प्रणाली की कमियां। अब सोवियत प्रणाली की कमी क्या थी, हम लोगों ने विशेषताएं तो पढ़ ली, लेकिन आज हम कमी के बारे में भी बात करेंगे। तो सोवियत प्रणाली की कमी यह थी कि वहां पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। अब नौकरशाही कौन, अधिकारी लोग। तो सोवियत संघ के अंदर जितने भी अधिकारी लोग होते थे उन सब लोगों ने सोवियत संघ के अंदर अपनी अपनी जड़ें जो थी वो मजबूत कर ली और ये प्रणाली सत्तावादी हो गई। मतलब हुआ ये कि पहले नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, उसके बाद ये सत्ता में आ गई और जैसे ही सत्ता में आई तो नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सोवियत प्रणाली की पहली कमी क्या थी कि सोवियत प्रणाली पे नौकरशाही का शिकंजा क्या होता चला गया, कसता चला गया। लोगों ने अपने अपने जो अधिकारी लोग थे उन लोगों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली, जिससे उसके बाद क्या हुआ, वो सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद नागरिकों का जीवन और ज्यादा कठिन होता चला गया। अच्छा, सोवियत संघ में दूसरी कमी, सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने कितने 28 सालों तक इन्होंने शासन किया और उसने हर पार्टी पर, हर संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। सोवियत संघ में देखा जाए तो 15 गणराज्य थे जिसमें रूस का सबसे अधिक बोलबाला था।
यानी सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे और रूस का सबसे अधिक बोलबाला था, और लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। यानी सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे और 15 गणराज्यों में सबसे अधिक बोलबाला रूस का था, और जो रूस का जो सबसे अधिक बोलबाला था तो वो बाकी क्या करता था, हर मामले में रूस का प्रभुत्व था। जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी और उसके क्षेत्र में जनता अपने आप को कमजोर महसूस किया करती थी। और लास्ट, सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे होती चली गई। यानी सोवियत संघ की जो प्रौद्योगिकी थी वो पश्चिमी देशों की तुलना में क्या होती चली गई, वो कमजोर होती चली गई। तो हम लोगों ने कितनी कमियां पढ़ी सोवियत प्रणाली की? 4 कमियां थी। पहली कमी मैंने आप लोगों को बताया कि सोवियत संघ पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, और जब कसता चला गया तो जिससे आम नागरिकों का जीवन क्या हो गया, तो आम नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। सोवियत संघ में कितने 15 गणराज्य थे, और जब 15 गणराज्य थे तो उसमें से रूस का सबसे अधिक बोलबाला था, हर एक चीज पे इसका प्रभुत्व था। ठीक है, वहां के नागरिक अपने आप को दमित महसूस करने लगी। और अगला मैंने बताया कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने 70 साल तक शासन किया, और उसने बहुत सारी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अगला था सोवियत संघ में जो सोवियत संघ की प्रौद्योगिकी थी वो पश्चिमी देशों की तुलना में काफी ज्यादा पिछड़ चुकी थी, क्योंकि पश्चिमी देश था वहां पे प्रौद्योगिकी की क्रांति आ रही थी, और जो सोवियत संघ था वो प्रौद्योगिकी के मामले में पिछड़ चुका था। तो हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वो इन टॉपिक को पढ़ लिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने 1970 पहले बर्लिन की दीवार पढ़ी। बर्लिन की दीवार के बाद से हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरीके से सोवियत संघ जो था वो आगे की तरफ बढ़ा। दूसरे विषय सोवियत संघ ने महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा, और अगला पढ़ा सोवियत संघ प्रणाली की कमियां। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को इसको पढ़ाया, आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको अच्छा लगा होगा। तो आपका ऐसा प्यार बना रहे, आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक जाएं और मैं एंड तक आप लोगों से जुड़ा रहूं, ताकि आप लोग जो है 70-80% नहीं, आप 90% का सपना देखें। तो जो भी कोई बात हो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताइए, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू।